नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कल संसद में, लोकसभा में, आज राज्यसभा में होगी, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई और इस चर्चा में सभी दलों ने भाग लिया। शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अब देखिए, संसदीय परंपरा में होता यह है कि प्रधानमंत्री जब किसी चर्चा की शुरुआत करते हैं तो प्रतिपक्ष का जो नेता है वो विपक्ष की ओर से पहला जो है वो भाषण देने वाला होता है, पहला वक्ता होता है। ये सामान्य प्रक्रिया है और जो खास तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमेशा प्रोटोकॉल की बात करती है। तो प्रोटोकॉल ये कहता था कि प्रधानमंत्री के बाद विपक्ष से जो वक्ता खड़ा होता वो नेता प्रतिपक्ष होता, जो राहुल गांधी है। राहुल गांधी नहीं बोले। लोकसभा में डिप्टी लीडर कांग्रेस के जो हैं गौरव गोगोई, वो बोले। तो गौरव गोगोई बोल सकते हैं, डिप्टी लीडर हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी उपस्थित न होते, राहुल गांधी सदन के अंदर नहीं आए लेकिन संसद परिसर में मौजूद थे, या आए हों एक आध मिनट के लिए चले गए हों तो बात दूसरी है। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब वो दिखाई नहीं दिए। सवाल यह है कि गौरव गोगोई क्यों बोले। और उसके अलावा कांग्रेस की ओर से भले ही गौरव गोगोई ने शुरुआत की हो, लेकिन मुख्य वक्ता कौन था? प्रियंका गांधी वाड्रा। अब मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर, और प्रियंका वाड्रा के बारे में कहा था कि वो आगे चलकर कांग्रेस को तोड़ने या कांग्रेस पर कब्जा करने या कांग्रेस में अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकती है। ये मेरा मानना है कि कल की घटना इस बात को पुष्ट करती है। अब सवाल यह है कि क्यों ये मैं कह रहा हूं, केवल एक भाषण से या एक मुद्दे पर बोलने से क्या ये तय हो जाता है? नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का मामला अगर आपको समझना हो तो आपको शुरुआत से देखना होगा जब राहुल गांधी राजनीति में आए, यानी 2004 में। संसदीय राजनीति में पहला चुनाव 2004 में लड़ा। उस समय से, बल्कि उसके पहले से, कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा धड़ा है जो मांग कर रहा था कि प्रियंका वाड्रा को आना चाहिए आगे। उसका मानना था कि राजनीतिक रूप से राहुल गांधी से ज्यादा योग्य है प्रियंका वाड्रा। और मैंने पहले बताया था, और आप में से जो कोई अगर अमेठी गया हो, खास तौर से राजीव गांधी के समय में या उसके बाद भी, तो गौरीगंज एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ अगर आप गए हों तो वहाँ कोई दीवार आपको नहीं मिलेगी जिस पर लिखा ना हो अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका। तो प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी से छोटी हैं, लेकिन राजीव गांधी जब अमेठी से सांसद बने तब से वो पिता के साथ अमेठी जाती रही हैं। तो अमेठी वालों से एक उनका जो है एक रिश्ता है, एक जो है संवाद है। लेकिन ये अलग बात है, ये कल की घटना से इसको पूरी तरह से नहीं जोड़ा जा सकता। कांग्रेस में लंबे समय तक सतह के अंदर विरासत, राजनीतिक विरासत की लड़ाई होती रही कि कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत राहुल गांधी को मिलेगी या प्रियंका वाड्रा को। परिवार से बाहर तो जाने की कोई बात सोच भी नहीं सकता। कहा गया कि सोनिया गांधी जो है बेटे को चाहती हैं, क्योंकि इटली में भी बेटों को तरजीह दी जाती है सामाजिक व्यवस्था में, जैसे भारत में है कि पहले बेटा है फिर बाद में बेटी है। तो बहुत से लोगों को गलतफहमी थी कि पश्चिम से आती हैं, यूरोप से आती हैं सोनिया गांधी, तो उनका विचार अलग होगा। लेकिन उनका विचार बिल्कुल पक्का भारत की किसी भी महिला जो बेटियों पर बेटे को तरजीह देती है उससे अलग नहीं है। बड़ी कोशिश हुई। प्रियंका वाड्रा पहले से राजनीति में आना चाहती थी। राहुल गांधी उतने इच्छुक नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी को लाया गया। ये उसी तरह का खेल था जो संजय गांधी और राजीव गांधी के बीच में था। संजय गांधी राजनीति में पूरी तरह से आना चाहते थे, आए भी, चुनाव भी लड़ा, 77 का चुनाव हार गए, फिर 80 में चुनाव जीत गए। और चुनाव हारने जीतने से ज़्यादा उनकी ताकत जो थी वो एक इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद जो है डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। आदेश उनके यहाँ से जाते थे, मंत्री उनके यहाँ से तय होते थे।
सेंसरशिप में किस अखबार की बिजली काट दी जाएगी, ये संजय गांधी के यहां से तय होता था। राजीव गांधी इसके विपरीत, वो इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे और वो उसी नौकरी में रहना चाहते थे, राजनीति में नहीं आना चाहते थे। लेकिन उनको राजनीति में लाया गया, लेकिन संजय गांधी की मृत्यु के बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद किसी पर भरोसा नहीं रह गया था। वो इतनी असुरक्षित महसूस करने लगी थी कि परिवार से बाहर, वैसे भी ये परिवार जो है अपने परिवार के लोगों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता, तो उनको लग रहा था कि अब संजय गांधी नहीं है तो राजीव गांधी को आना चाहिए, और उसके लिए बहुत कुछ किया गया। लेकिन उस समय तक आप ये देखिए कि थोड़ी सी आंख की शर्म बची हुई थी परिवार में और पार्टी में भी। राजीव गांधी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाना था। जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली तो अब गांधी परिवार से हैं तो बिना पद के तो नहीं रह सकते, और वहाँ सरकार है तो पद का मतलब प्रधानमंत्री होता है, और उसके अलावा सरकार नहीं है तो पद का मतलब अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष उस समय इंदिरा गांधी थी। याद रखिए 1978 जनवरी में जब के ब्रह्मानंद रेड्डी ने उनको पार्टी से निकाल दिया और उन्होंने पार्टी तोड़ी और कांग्रेस आई बनाई, तब से इंदिरा गांधी जब तक जीवित रहीं खुद ही कांग्रेस की अध्यक्ष रही। अब महामंत्री बनवाना था, मां बेटे को बनवाए। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू ये कर चुके थे। अपने प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया था। लेकिन शायद वो गिल्ट रहा हो या जो भी कारण रहा हो, इंदिरा गांधी ने एक काम किया कि कमलापति त्रिपाठी, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया पार्टी का। कांग्रेस के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई पद नहीं है। 2 बार इस तरह का विचलन हुआ। एक, जब अर्जुन सिंह को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, तब भी कांग्रेस के संविधान में उपाध्यक्ष का कोई पद नहीं था। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और फिर कहा गया कमलापति त्रिपाठी से कि वो घोषणा करें राजीव गांधी के महामंत्री होने की, राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने की। कमलापति त्रिपाठी ने कर दिया तो उनका काम पूरा हो गया। उसके बाद उनको कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया इंदिरा गांधी ने। उनका उद्देश्य पूरा हो गया था, इतने ही काम के लिए उनको लाया गया था। लेकिन जब से सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष बनी, तब से लगातार कांग्रेस में एक धड़ा ये मांग करता रहा है कि प्रियंका वाड्रा को आगे किया जाना चाहिए, और उसके उदाहरण दिए जाते हैं। उस 2-3 घटनाओं का जिक्र मैं भी पहले कर चुका हूं। पहली घटना, जब राजीव गांधी की हत्या हो गई और उनका अस्थि कलश जो है प्रयागराज ले जाया जा रहा था, रायबरेली से होकर गया। रायबरेली स्टेशन पर आधी रात को ट्रेन पहुंची। वहाँ बड़ी सुरक्षा का बहुत भारी इंतजाम था, किसी को प्लेटफॉर्म पर नहीं आने दिया गया। उस समय प्रियंका वाड्रा छोटी थी, फिर भी वो ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकली और सामने कोई एसपी या डीआईजी रैंक का ऑफिसर था, आईपीएस ऑफिसर था। उससे कहा कि ये क्या है, किसी को आने क्यों नहीं दिया गया? उनका सिक्योरिटी रीजन से। तो प्रियंका ने पूछा किसके लिए सिक्योरिटी? जिसको सिक्योरिटी की जरूरत थी वो तो चला गया। और अगले दिन उत्तर प्रदेश के सभी अखबारों में वो पहले पेज की खबर थी, देश के दूसरे अखबारों में भी छपी। दूसरी बार चर्चा में आई प्रियंका वाड्रा जब अरुण नेहरू रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तब अरुण नेहरू के खिलाफ एकमात्र सभा की प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा, क्या आप लोग मेरे पिता को धोखा देने वाले को चुनाव जिताना चाहते हैं? और उस एक भाषण से पूरा चुनाव बदल गया और नेहरू चुनाव हार गए। तीसरा एक और उदाहरण है 2012 का, शायद 2007 या 2012 का है, शायद 2012 का ही है। अयोध्या जो उस समय फैजाबाद थी, वहाँ एक सभा में राजनाथ सिंह ने कह दिया कि कांग्रेस अब बूढ़ी हो गई है। प्रियंका वाड्रा उस समय तक, उसके बाद भी काफ़ी समय तक केवल अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार करती थी अपने माँ और भाई के लिए, पहले पिता के लिए। वो फैजाबाद आई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की या सभा की। उन्होंने कहा, क्या लगता है आपको मैं बूढ़ी हो गई हूँ? ये राजनाथ सिंह के बयान का, हालांकि राजनाथ सिंह का ये अर्थ उन्होंने प्रियंका वाड्रा को इंगित करके नहीं कहा था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था, लेकिन उसको ट्विस्ट किया प्रियंका ने। तो इन 2-3 घटनाओं से कांग्रेस के कई नेताओं को लगा
कि एक पॉलिटिकल नैक जो होता है, राजनीति की जो बारीक समझ होती है, वो प्रियंका वाड्रा में है। तो इसलिए राहुल गांधी की बजाय प्रियंका वाड्रा को आगे लाना चाहिए। ये याद रखिए कि ये तुलना राहुल गांधी और प्रियंका के बीच हो रही है, किसी और नेता से नहीं हो रही है। और राजनीतिक समझ की भी जो बात हो रही है वो इन्हीं दोनों के बीच की हो रही है। प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक समझ कितनी है कितनी नहीं है, इसका टेस्ट जो है मैं मानता हूं 2 बार हो चुका है। एक बार 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब उनको आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया था। कांग्रेस की हालत ये हुई कि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट, 80 में से 1 सीट जीती, वो भी सोनिया गांधी की। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, खुद अपना चुनाव अमेठी से हार गए थे। दूसरी बार 2022 में जब विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, उनको पूरा प्रभार दे दिया गया उत्तर प्रदेश का, और कांग्रेस के 403 जो कुल विधानसभा सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से सिर्फ 2 सदस्य विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के। तो उनका चुनावी प्रभाव क्या है, ये तो टेस्ट हो चुका है कि चुनावी प्रभाव के मामले में शून्य है। लेकिन राजनीति सिर्फ चुनावी प्रभाव की दृष्टि से नहीं देखी जाती। हर पार्टी में हर तरह के नेताओं की जरूरत होती है। कुछ नेता होते हैं जो चुनाव लड़ाने वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं, कुछ स्ट्रेटजी बनाने वाले होते हैं, कुछ उस रणनीति को लागू करने वाले होते हैं, कुछ अच्छे वक्ता होते हैं, कुछ अच्छे पार्लियामेंटेरियन होते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग भूमिका होती है, और किसी पार्टी में ऐसा नहीं होता कि सब नेताओं में ये सब खूबियां हों। तो इतना तो अब स्पष्ट हो चुका है कि अगर आप संसदीय योग्यता की बात करें, संसदीय क्षमता की बात करें, तो प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी से आगे है। तो ये पहली बार हुआ कि राहुल गांधी संसद परिसर में मौजूद थे, लेकिन मुख्य भाषण देने का जिम्मा प्रियंका वाड्रा को मिला। इसे बड़े परिवर्तन की दृष्टि से इसलिए देखता हूं कि अभी तक इसको रोकने की भरपूर कोशिश सोनिया गांधी करती रही है। तो एक तो इंडिकेशन, इसका एक निष्कर्ष यह है कि अब कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी की नहीं चलती। पहले राहुल गांधी ने उनको घर बिठा दिया, अब प्रियंका असर्ट कर रही है, उनके लोग असर्ट कर। कांग्रेस में देखिए गुटबाजी हर पार्टी में होती है, लेकिन कांग्रेस में परिवार के सदस्यों के साथ गुटबाजी होती है। कौन किसका सदस्य है, एक समय ऐसा आ गया था कांग्रेस में कि एक गुट सोनिया गांधी का, एक गुट राजीव गांधी का, एक प्रियंका वाड्रा का। तो सोनिया गांधी का गुट लगातार कमजोर होता जा रहा है, उसकी संख्या घटती जा रही है, और राहुल गांधी के गुट के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरह से वर्चस्व है, पूरा कब्जा है राहुल गांधी का। लेकिन अब प्रियंका वाड्रा ऐसा लगता है कि इस वर्चस्व को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कल के उनके भाषण की बहुत से लोगों ने तारीफ की। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की तरह वो विषैली बात कम बोलती हैं कभी कभी, लेकिन कल के भाषण की बात करें तो उस तरह की बात नहीं बोली। दूसरी बात यह कि वो कुछ तथ्यों की बात करती हैं। राहुल गांधी कभी अपने भाषण में तथ्यों की बात नहीं करते, वो सारी बातें अपनी कल्पना की उड़ान से करते हैं। अब वो क्या खाकर आते हैं, क्या नाश्ता करके आते हैं, ये किसी को पता नहीं कि संसद में जो बोलते हैं उसका क्या अर्थ है, वो किसको एड्रेस करना चाहते हैं, वो किसको अपना ऑडियंस समझते हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति, कांग्रेस की जो मतलब कहे महल की जो राजनीति है, उसमें परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। यह अलग बात है कि प्रियंका वाड्रा को रोकने की कोशिश सोनिया गांधी ने नहीं की, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा को महामंत्री तो बना दिया गया, राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया, लेकिन आज तक उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी चुनाव में जाकर कई राज्य में हो 2-3-4 सभाएं कर लेती है, वो राहुल गांधी की तुलना में बेहतर प्रवक्ता है। फिर कह रहा हूं इन्हीं 2 की तुलना कर रहा हूं। लेकिन राहुल गांधी को जितनी सभाएं करने को मिलता है, प्रियंका वाड्रा को नहीं मिलता है। आमतौर पर पार्टियों में ये होता है कि भाई जो अच्छा वक्ता है वो ज़्यादा उसको सभाएं मिलती हैं। आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे अध्यक्ष रहे जो बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे। चाहे आप वेंकैया नायडू की बात करें, चाहे आप नितिन गडकरी की बात करें,
या इस तरह के दूसरे नेताओं की बात करें, या राजनाथ सिंह थे, तब भी जब तक अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय थे राजनीतिक रूप से, भाजपा के नंबर 1 के वक्ता थे। और उनका भाषण राजनीति में यह है कि चाहे कोई कार्यक्रम हो राजनीतिक, या चुनावी सभा हो या जनसभा हो, अंतिम भाषण जो सबसे कद्दावर नेता होता है और जो सबसे अच्छा वक्ता होता है उसका होता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ करता था। उस समय भी जब लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तब भी भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती थी उसमें समापन भाषण अटल जी का ही हुआ करता था, पार्टी के अध्यक्ष का नहीं होता था, लाल कृष्ण आडवाणी का नहीं होता था। लेकिन कांग्रेस अलग तरह से चलती है। ये परिवार में जो अंदरूनी समीकरण में बदलाव आ रहा है, ये आपको आने वाले दिनों में और मुखर होता हुआ दिखाई देगा। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसकी पहली परीक्षा कर्नाटक में होने जा रही है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार को सबसे ज्यादा समर्थन परिवार में किसी का है तो प्रियंका वाड्रा का है। हालांकि प्रियंका वाड्रा ने जिन लोगों का समर्थन किया उनको कुछ ज़्यादा मिला नहीं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण तो राजस्थान के सचिन पायलट हैं। उनके समर्थन से का समर्थक आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो बाद में तय होगा। पहले सवाल यह है प्रियंका वाड्रा को कुछ मिलेगा क्या, और नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगी। जिस तरह से धीरे धीरे उन्होंने असर्ट करना शुरू किया है, अभी ये बातें केवल संसद में बोलने तक सीमित हैं। अभी संगठन में उनका कोई दखल नहीं है, संगठन में उनके पास कोई अधिकार नहीं है, संगठन में केवल वो शोभा की वस्तु हैं। और चुनाव प्रचार में भी केवल एक उनको ज़्यादा उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि कांग्रेस के पास वक्ताओं की भारी कमी है, अकाल है। बल्कि राहुल गांधी जहां बोलते हैं वहां 1500, 2000, 10,000 वोट कम करके आते हैं। तो प्रियंका वाड्रा वोट भले न बढ़ा पाती हो, वोट कम करके नहीं आती हैं। अब सोनिया गांधी इस स्थिति में नहीं है परिवार में कि वो निर्णय ले सके। लागू करवाने की स्थिति में तो परिवार में कोई नहीं रह गया है। तो ऐसे में प्रियंका वाड्रा को लग रहा है कि अब बहुत हो गया, मुझे बहुत दबा कर रखा गया, अब और दबकर रहने को तैयार नहीं हूं। ये जो सोमवार को संसद में हुआ है 8 दिसंबर को, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जो चर्चा हुई है, उसमें प्रियंका वाड्रा का कांग्रेस की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में बोलना और राहुल गांधी का दिल्ली में और संसद परिसर में उपस्थित रहते हुए भी अनुपस्थित रहना केवल बोलने की बात नहीं है। राहुल गांधी को एक तरह से इसका मतलब यह है कि कांग्रेस में एक ऐसा धड़ा प्रभावी हो गया है जिसने मान लिया है कि राहुल गांधी न बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। उसको लगा कि वंदे मातरम जैसे इतने सेंसिटिव इशू पर, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर राहुल गांधी को नहीं बोलने देना चाहिए, और नहीं बोलने दिया गया। मैं तो यही कहूंगा कि उनको बोलने नहीं दिया गया, वरना वो क्या बोलते और वो क्या मुद्दा बनता किसी को मालूम नहीं। तो राहुल गांधी वक्ता के रूप में कांग्रेस के ही लोगों को अब स्वीकार नहीं है। कांग्रेसियों ने ये बात मान ली है, पहले मन में मान रहे थे, अब सार्वजनिक उसका प्रदर्शन हो रहा है कि राहुल गांधी का बोलना पार्टी के लिए खतरनाक होता है। और ये बात तो राहुल गांधी खुद एक कार्यक्रम में बोल चुके हैं कि जब मैं बोलने खड़ा होता हूं तो ये लोग जो कांग्रेस के नेता वरिष्ठ बैठे थे, ये लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं क्या बोल देंगे। तो वो बात अब जो है कांग्रेस पार्टी में ऐसा लगता है संगठन के स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है कि राहुल गांधी जितना कम बोलें उतना अच्छा है, ना बोलें तो और अच्छा है। तो प्रियंका वाड्रा का इस मामले में रोल, उनकी भूमिका बढ़ने वाली है। और यही देखिए सबसे जो है कठिन या कहें संघर्षपूर्ण लड़ाई होती है सिबलिंग्स की, भाई बहनों की, परिवार के सदस्यों की। अब अगला कांग्रेस में जो कुछ होने वाला है ये भाई बहन के संघर्ष का होगा। भाई बहन के बीच में पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई का श्री गणेश हो गया है। वो किस रूप में सामने आएगा, कितना समय लगेगा, ये देखने की बात है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।